तो हेलो, आज हमारे क्लास लेके आई है नया लेक्चर बायोलॉजी का। एंजाइम्स की हम लोग बात करेंगे, क्या एंजाइम होते हैं, तो इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम एंजाइम का यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की, और शुरुआत में हम देखते हैं कि ये एंजाइम होता क्या है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लें कि आखिर ये चीज़ क्या है। एंजाइम की हम लोग बात करें, basically chemical. These are chemical which increase the rate of reaction. Which increase the rate of reaction. ये ऐसे केमिकल हैं जो एक रिएक्शन करा दे। रेट ऑफ रिएक्शन दे विल। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवा देना, जल्दी कर देना, इसका काम। अब रिएक्शन की बात बेसिक्स हम लोग अगर फंडा देखें, मान लीजिए ये एक सबस्ट्रेट है ए, और ये बी में कन्वर्ट हो रहा है। ये सबस्ट्रेट है और ये बी है एक प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट में, इसको हम केमिकल रिएक्शन अगर बोले तो यहाँ पर जब अगर हम लोग इसका रेट निकालें, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल बन रहे हैं पर मिनट। 100 मॉलिक्यूल बन रहे हैं पर मिनट। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को फास्ट करवाना है, यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, एंजाइम। इस रिएक्शन को एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में हो जाएगी, और यहाँ पर रेट मान लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000 मॉलिक्यूल पर मिनट। इस तरीके तो ये जो काम होता है, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बनना, जल्दी बनना, वो काम कौन करवा देगा, एंजाइम। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करेंगे, लेकिन दे डज नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। ये भी आपको ध्यान, यानी कि एंजाइम इंटैक्ट रहेगा लास्ट में। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये खर्च नहीं होगा, लास्ट में ये इंटैक्ट रहेगा। यानी कि ये सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, उसको प्रोडक्ट में खत्म करेगा, कन्वर्ट करेगा और फिर भगा देगा। यानी कि हमारा एंजाइम इंटैक्ट रहेगा। क्यों? ये तो दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर फिर से प्रोडक्ट बनाना है, इसीलिए ये खर्च नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये रिएक्शन को फास्ट करवाता है, लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम लोग ये इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं कि एंजाइम क्या होता है। ठीक है, एंजाइम क्या होता है ये हमें क्लियर हो गया। अब कई बार हमें कंफ्यूजन होता है जब हम एक और शब्द सुनते हैं, इसका नाम है हार्मोन। हार्मोन्स या हॉर्मोन्स की बात करें तो हॉर्मोन्स बेसिकली आर केमिकल मैसेंजर। कई बार जब हम इन्हीं पढ़ते हैं तो हम शुरुआत में कंफ्यूजन, और हमें एंजाइम और हार्मोन एक जैसे लगते हैं। आपको ध्यान, hormones are chemical messenger. These are chemical which the rate of reaction, यानी कि रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके केमिकल मैसेंजर। का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग बात करें इस एंजाइम की, ठीक है, इस एंजाइम की बात करें या इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, केमिकल नेचर की बात करें, सबसे ज्यादा हमको देखना है एंजाइम जो होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, दे आर प्रोटीनियस इन नेचर। यानी कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम केमिकल नेचर इसका जो है प्रोटीन नहीं है, यानी कि प्रोटीन का नहीं बना है। इट इज मेड अप ऑफ आरएनए, यानी कि ये न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि लगभग सभी एंजाइम होते करके होते, अगर देखा जाए प्रोटीन नेचर का होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है राइबोजाइम, जो किसका है, आरएनए का है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना। लेकिन मैक्सिमम की बात करें वो कैसे होंगे, प्रोटीनेशियस नेचर। अब ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर, अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमें पता है प्राइमरी होता है,
प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर होता है, सेकेंडरी में हेलिक्स आपको देखने को मिलेगा, या शीट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। टर्शरी स्ट्रक्चर हम इंटरेस्टेड हैं, टर्शरी हम इंटरेस्टेड हैं, टर्शरी हम इंटरेस्टेड। अब ये जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हो, तो इस कॉइलिंग देखने को, कॉइलिंग देखने को मिलती है, मतलब क्रिस क्रॉस इटसेल्फ, इट, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये चेन क्रिस क्रॉस होगी, कॉइलिंग देखने को मिलेगी। और इस कॉइलिंग यानी कि क्रिस क्रॉस के कारण यहाँ पर क्रेवाइसिस, क्रेवाइसिस या पॉकेट होंगे, और पॉकेट्स क्रिएट होंगे, और यही क्रेवाइसिस पॉकेट्स जो है वो काम करते हैं एज एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब सवाल है ये एक्टिव साइट एंजाइम की, हमें ये तो पता चल गया। अब यहाँ पर कुछ चीजें हमें क्लियर हुई, इस साइट पे हम लोग बात करने से पहले वो चीजें सारी क्लियर कर लेते। वो चीजें क्लियर ये है कि प्रोटीन का, एंजाइम प्रोटीन का है, इन नेचर का है, और उसका कौन सा वाला स्ट्रक्चर काम का है, 3D स्ट्रक्चर, यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेवाइसेस या पॉकेट्स बनेंगी जो कॉइलिंग या क्रिसक्रॉस होगा, और उसके कारण एक्टिव साइट फॉर्मेशन। अब सवाल यहां पर ये होता है कि ये एक्टिव साइट क्या है। तो एक्टिव साइट की अगर मैं बात करूं, एक्टिव साइट में हमको ये समझना है, एक्टिव साइट जो एंजाइम की, एक्टिव साइट जो एंजाइम की है, ये एक्चुअली बहुत जरूरी है एंजाइम की फंक्शन। क्योंकि ये जैसे मान लीजिए ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है, और ये इसकी एक्टिव साइट है। और ये मान लीजिए ये एक सबस्ट्रेट आ रहा है, ये सबस्ट्रेट जो बाइंड करता है, यानी कि इसमें जो चेंजेस होंगे वो कहाँ पर होंगे, जब ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड करेगा। और जब ये बाइंडिंग हो जाएगी तो फिर यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर ये जो प्रोडक्ट बनेगा, और वो कहाँ पर, एक्टिव साइट में बाइंडिंग में जो चेंजेस आए, फिर ये रिलीज। मतलब एक्टिव साइट ही वो साइट है जहां पर एंजाइम अपना काम कर पाता है, यानी कि जो सबस्ट्रेट आता है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और जो भी चेंजेस होते हैं उसे प्रोडक्ट में बनाने के लिए वो सारे कहाँ होंगे, एक्टिव साइट। तो किसी भी एंजाइम में साइट बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी फंक्शनिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसी एक्टिव, तो एक्टिव साइट होना जरूरी है। अब यहां से एक और चीज क्लियर हो गई कि अगर एंजाइम की एक्टिव साइट छिन गई या खत्म हो गई तो इसका फंक्शनिंग भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और एक्टिव साइट हमें कौन से स्ट्रक्चर से मिली थी, टर्शरी स्ट्रक्चर से। तो टर्शरी स्ट्रक्चर अगर खत्म, एक्टिव साइट खत्म, मतलब एंजाइम के फंक्शनिंग टाइम भी खत्म। इसीलिए अगर एंजाइम फंक्शनिंग है तो उसका टर्शरी स्ट्रक्चर होगा, उसमें एक्टिव साइट होगी, तभी वो फंक्शनिंग। अगर आपको उस एंजाइम को खत्म करना है तो आप उसका टर्शरी स्ट्रक्चर क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, उससे पूरा एंजाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में। एंजाइम मैक्सिमम होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं, एक्सेप्शन याद रखना है। क्यों टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जरूरी है, यानी कि एंजाइम है प्रोटीन नेचर का, उसका स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो आपको टर्शरी 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और उसका रीजन है क्यों चाहिए, एक्टिव साइट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं ये एंजाइम, क्या और भी कुछ ऐसा ही केमिकल होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अगर हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, इनऑर्गेनिक की तरफ जाएं, वहां पर हमें एक शब्द सुनने को मिलता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होते हैं बेसिकली दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रिएक्शन को क्या करवाएंगे, फास्ट करवाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अब हमें समझ में एक डिफरेंस समझना होगा कि एंजाइम और कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले एंजाइम जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, और ये कैसे होंगे,
ऑर्गेनिक, ये आपको ध्यान, ठीक है। जैसे इनऑर्गेनिक मेटल की बात कर लें हम लोग, मैंगनीज की बात कर लें, ठीक है, कैल्शियम की बात करें, इस तरीके से ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होंगे। अच्छा, दोनों काम एक ही करेंगे, रिएक्शन को फास्ट करवाना, बात सही, ठीक है। अब यहां पर ये मिलेंगे इन लिविंग सिस्टम, ये मिलेंगे इन लिविंग सिस्टम, इसीलिए इसीलिए इनको एक और नाम दिया जाता है बायो कैटलिस्ट, को एक और नाम दिया जाता है बायो कैटलिस्ट दिया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि लिविंग सिस्टम में मिलते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, बायो कैटलिस्ट बोला, ठीक है। अब जो मेजर हम लोग डिफरेंस यहाँ पर जानकारी रखना चाहते हैं वो ये नहीं है, जहां से क्वेश्चन आएगा हम लोग वो जानकारी रखना चाहते हैं। अब अगर हम लोग एंजाइम की बात करें या इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें, तो दे परफॉर्म एफिशिएंटली एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। दे परफॉर्म एफिशिएंटली एट हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर, इनको काम करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग टाइम की बात करें तो ये हायर टेम्परेचर और प्रेशर पे काम नहीं, एक डिफरेंस होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर पे कैटलिस्ट तो काम कर गया, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, लेकिन एंजाइम नहीं, क्योंकि एंजाइम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन नेचर का है, टर्शरी स्ट्रक्चर इसको चाहिए, और प्रोटीन अगर यहां पर डीनेचर्ड हो गया, यानी कि उसका अगर टर्शरी स्ट्रक्चर खत्म हो गया, तो एंजाइम की सारी फंक्शनिंग खत्म, क्योंकि एक्टिव साइट खत्म। इसीलिए ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ड्यू टू प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वहीं पर अगर कैटलिस्ट की बात करें तो ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बढ़िया तरीके। अब यहां पर आपने बताया एंजाइम की अगर हम लोग बात करें, एंजाइम की बात करें तो ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो आपको ध्यान रखना है। एक एंजाइम है जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम है, टेक पॉलीमरेज कॉपी है, टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये एफिशिएंटली काम करता है एट हाई टेम्प, ये हाई टेम्परेचर पे भी बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया से मिलता है जो कहाँ पर रहता है, हाई टेम्परेचर वाली जगह में रहता है, यानी कि थर्मल वेंट्स में मिलेगा, थर्मल वेंट्स या हॉट स्प्रिंग में मिलेगा। इस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये एंजाइम हाई टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पे भी ये काम करता है, वो भी एफिशिएंटली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन एंजाइम का, ऑर्गेनिक एंजाइम का, बायोकैटलिस्ट का, जो हाई टेम्परेचर भी एफिशिएंटली काम करता है। इसके बारे में हम लोग बायोटेक में पढ़ेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी के लिए जो आपको याद रखना है कि जनरली एंजाइम की अगर हम लोग बात करें तो वो हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे डीनेचर्ड होने के कारण। लेकिन टेक पॉलीमरेज जो थर्मस एक्योटिकस नाम के बैक्टीरिया से मिलता है, जो गर्म जगहों पे रहता है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो हाई टेम्परेचर पे एफिशिएंटली काम करता है। इतनी बात आपको क्लियर कट होनी चाहिए। तो एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन वहीं से बनता है, ये आपको ध्यान रखना। अब और भी कुछ डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें, एंजाइम जो होते हैं दे आर मोर स्पेसिफिक, ये आपको ध्यान रखना है, दे आर मोर स्पेसिफिक, और ये क्या होंगे, लेस स्पेसिफिक होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कैसे, और ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में। तो ये जो एंजाइम होंगे ये कैसे होंगे, थर्मो हीट लेबाइल होंगे, ठीक, यहां पर। लेकिन अगर हम लोग इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें तो इनको हाई टेम्परेचर प्रेशर, इनमें थर्मोसेंसिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहां पर हमने ये डिफरेंस देख लिया है कि एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन डिफाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता क्या है।
केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन जो है उससे समझने से पहले हमको चेंज समझना होगा। चेंज जो है, चेंज दो तरीके से होता है। एक होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और एक होता है केमिकल। अब देखिए, फिजिकल चेंज की अगर मैं बात करूं, फिजिकल चेंज की बात करने से मैं का तात्पर्य ये है, फिजिकल चेंज यहां पर स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, शेप चेंज होगा, लेकिन देयर इज नो बॉन्ड ब्रेकिंग, नो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड नो बॉन्ड नो बॉन्ड फॉर्म। ना तो बॉन्ड टूट रहा है, ना तो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, लेकिन स्टेट या शेप चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, वाटर का इवापोरेशन, इस तरीके से वाटर का वेपर, स्टेट चेंज हो रहा है। तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। यहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं टूट रहा, ना कोई बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें केमिकल चेंज की, यहां पर बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड फॉर्म भी होंगे, न्यू बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है, ब्रेक भी होंगे और फॉर्म भी होंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। और हम जो है इसी में इंटरेस्टेड है, हम क्या हैं, इसी में इंटरेस्टेड है, यानी कि हमें केमिकल रिएक्शन की ही बात करना है, क्योंकि हमारा जो एंजाइम है वो किसको अफेक्ट करेगा, इस केमिकल रिएक्शन को ही ये अफेक्ट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि अब एक चीज, ये जो बात बोली जा रही है बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म, यहां पर एंजाइम का रोल है, यहां पर ही तो एंजाइम का रोल है, और वो एंजाइम का रोल कहां पर है, एक्टिव साइट में। अब थोड़ा थोड़ा हम यहां से दिमाग लगा सकते हैं कि एंजाइम का काम क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, तो पहले सबस्ट्रेट से बॉन्ड टूटेगा और फिर प्रोडक्ट में बॉन्ड बनेगा, तब जाके प्रोडक्ट यहां पर बन पाए। तो ये जो सारा कार्यक्रम होगा वो कहाँ होगा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में होगा, ये आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है। रेट की अगर हम लोग बात करें, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर यूनिट टाइम। अगर आप यहाँ पर रेट निकाल रहे हैं तो इसे आप क्या बोलोगे, रेट मतलब रेट ऑफ केमिकल। सिंपल। भाई एक बात बताइए, यहाँ पर ये ए से बी बन रहा है, तो ये बी बनने का पर सेकंड ले लो, पर मिनट ले लो, पर आर ले लो, पर डे ले लो, ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चेंज इन प्रोडक्ट टाइम, इस तरीके से आप यहाँ पर इसे समझा सकते हैं क्या होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब अगर हम लोग यहाँ पर इस रेट को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोल दें, एनसीईआरटी में ये कहता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज समटाइम कॉल्ड एट वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन व्हेन डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अब ये क्या चक्कर है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को ऐसे समझेंगे कि ये जो एक केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाती है, सभी को पता है। अब हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है वो हमें पता है, क्योंकि जब आप नीट की तैयारी करते हैं तो केमिस्ट्री भी पढ़नी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन फॉरवर्ड होती हैं, बैकवर्ड रिएक्शन हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्शन में जा सकती है। तो हम जब डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देंगे, ये रिएक्शन में फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड, उसे हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन।
सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अधिक जानकारी स्केलिंग तो आप केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ही। अभी यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, जब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दोगे तो उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब डायरेक्शन स्पेसिफाई करना मतलब रिएक्शन आपको पता है फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर जब रेट ऑफ बी निकालेंगे पर यूनिट टाइम तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ ए निकालेंगे तब आप वेलोसिटी, इसके हिसाब से यहाँ पर चेंज का ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर कट होनी, हमारे लेवल पे इतनी जानकारी इसलिए क्वेश्चन करने के लिए काफी। ये एनसीईआरटी में कंफ्यूजिंग टर्म है, वो आपको क्लियर होना चाहिए, रेट और वेलोसिटी क्या अंतर है, क्या कहना चाह रही है वो एनसीईआरटी की लाइन, ये आपको ध्यान। ठीक है, अब ये तो बात हो गई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, लेकिन भैया हमारा एंजाइम क्या कर रहा है इस रेट में। अरे भाई साहब, हमारा एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, इस रेट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इट इज इंक्रीजिंग दिस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब सिंपल सा फंडा है भाई साहब, अगर आप एंजाइमेटिक रिएक्शन बोलोगे, एंजाइमेटिक रिएक्शन मतलब यहां पर आपने उस रिएक्शन में एंजाइम डाल दिया तो रेट होगा उसका क्या, ज्यादा। नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन बोलोगे, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन बोलोगे का रेट इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम। सिंपल सा फंडा, क्योंकि एंजाइम का काम ही क्या है, रेट को बना, रेट को बढ़ा दे। अब ये जो रेट होता है, रेट होता है इस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज, रेट यहां पर क्या होगा, होगा, बट एंजाइम के लिए इट विल इंक्रीज अप टू अ लिमिट, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर्ड, क्योंकि एंजाइम, एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड, डीनेचर्ड हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम किसका बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना। जनरली अगर हम लोग बात करें तो 10 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज करने पे रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि रेट अगर आप बात करें आर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 2R हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस को ध्यान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जनरल एक थंब रूल अगर बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ती है, लेकिन अगर ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा, उसका टर्शरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और टर्शरी स्ट्रक्चर गया तो एक्टिव साइट गई, एंजाइम ही गया। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ये एंजाइम करते क्या हैं, ये हम लोग देखते हैं। एंजाइम क्या करते हैं ये हम लोग, एंजाइम की अगर हम लोग बात करें, एंजाइम की अगर हम लोग बात करें, ये एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं। एक्टिव साइट पे क्या आएगा, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बाइंड, और सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा और हाई एनर्जी। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, वो भी चेंज होंगे, प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब इस स्टेट में जो ओल्ड बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड होंगे क्या, ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, और न्यू बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे, जिससे सबस्ट्रेट में चेंजेस आएंगे और वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये काम जो है वो कौन करता है, एंजाइम करता है। और इसीलिए ये क्या करता है, इसी तरीके से ये रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, ये आपको, ठीक है, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ये आपको एक एग्जांपल हम लोग यहां पर देखते हैं। अगर हम लोग बात करें H2O प्लस CO2, ये अगर हम लोग बात करें, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दो, और यहां पर जब ये रिएक्शन होती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और जब यहां पर एंजाइम नहीं है, ये आप बोल सकते हो नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, नॉन एंजाइमेटिक एंजाइम नहीं डाला, तो यहां पर अगर हम लोग रेट निकालें तो रेट, या हम लोग बात करें
यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड पर आवर मिलता है हमको 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड पर आवर मिलता है। अब इसी रिएक्शन को हम लोग एंजाइमेटिक कर देते हैं। एंजाइमेटिक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये है दुनिया का सबसे तेज एंजाइम। ये है दुनिया का सबसे तेज एंजाइम। अब देखिए यहाँ पर जादू, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाल दिया, एंजाइम डाल दिया, H2CO3 यहाँ बन गया। अब रेट की अगर बात करोगे 6 लाख मॉलिक्यूल 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 पर, यानी कि अगर आप रेट में कंपैरिजन देखोगे तो 200 पर आवर बन रहा था, अब बन रहा है 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। 10 मिलियन टाइम्स यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ गई। इसकी वजह से कार्बोनिक एन तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम है जो इतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यही एंजाइम की वजह से CO2 का ट्रांसपोर्ट हो पाता है हमारी बॉडी में, ठीक है, इस बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, वो अलग कहानी है, वो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम जो कि आरबीसी में पाया जाता है। ये बड़ा ही मतलब बहुत ही फास्टेस्ट एंजाइम है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा इसने केमिकल रिएक्शन की रेट इंक्रीज कर दी है। ये आप तो इस तरीके से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ाई जाती है बाय यहाँ पर एंजाइम द्वारा। अब हम लोग बात करना चाहते हैं क्या एंजाइम, हम लोग ने एक बात की थी जब हमने डिफरेंस लिखा था, एंजाइम रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, ये आपको ध्यान, ठीक है, एंजाइम रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर pH ये सब यानी कि फेवरेबल कंडीशन काम करते हर चीज। और आपने कंडीशन के हिसाब से यहां पर आपको फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज से आप पायरोवेट बनाते हैं, बात पक्की है, यूनिवर्सल पाथवे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पर पायरोवेट बनाते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये 10 स्टेप रिएक्शन है और 10 स्टेप सारी की सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन है। एक चीज समझिए, बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो एंजाइम की प्रेजेंस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जब ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, स्टेप है 10 है, मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन। और इसीलिए इसको एक और, जब ऐसी बात होती है मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं तो हम एक और नाम देते हैं मेटाबॉलिक। ग्लाइकोलाइसिस भी क्या है, एक मेटाबॉलिक, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो मेटाबॉलिक पाथवे क्लियर हो गया यहाँ पर, लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं कि एंजाइम स्पेसिफिक है। अब ये पायरोवेट अगर आप देखोगे, पायरोवेट की कहानी देखोगे तो पायरोवेट का भविष्य देखोगे, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम लोग बात करें तो ये CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, बहुत सारी एनर्जी। O2 की एब्सेंस की अगर हम लोग बात करें, O2 का एब्सेंस, और अगर ऑर्गेनिज्म ईस्ट है तो ईस्ट में यहाँ पर क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, यानी कि एल्कोहल बनेगा। और अगर हम लोग बात करें लैक्टोबैसिलस है तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनेगा। अब आप देख सकते हैं भाई साहब कि सबस्ट्रेट तो यहाँ पर एक ही है, यानी कि पायरोवेट, लेकिन कंडीशन और एंजाइम के कारण यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि अलग कंडीशन में अलग एंजाइम अगर आप यूज करेंगे, यहां पर हर कंडीशन के हिसाब से एंजाइम चेंज हो, और यहां पर आपको प्रोडक्ट भी चेंज देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम इस पाथवे को पढ़ेंगे तो हम अलग एंजाइम्स की बात करेंगे, जब हम इस पाथवे को इथेनॉल वाले बात करेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो अलग एंजाइम्स की बात करेंगे, जब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो अलग एंजाइम की बात करेंगे। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन
आप ये इस एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं कि ये जो एंजाइम है ऑफ एक्शन, हमें ये तो पता चल गया कि भाई एक्टिव साइट होती है, सबस्ट्रेट आता है, नए बॉन्ड बनते हैं, टूटते हैं, ठीक है, इस तरीके से और प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन इस क्या रहा है एक्चुअल, तो हम ये ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की पढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं एक कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, अब ये देखो। एक्टिवेशन एनर्जी को अभी के लिए इतना सिंपल समझते हैं, कोई भी रिएक्शन को अगर होना है, मतलब सबस्ट्रेट कन्वर्ट करना, बैरियर है, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना, या उस एनर्जी बैरियर को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्टिव। अगर ये एनर्जी बैरियर क्रॉस हुआ या इतनी एनर्जी अगर रही तो ही ये रिएक्शन सफल हो पाएगी, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन पाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन पाएगा, ये चीजें। तो अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ये काफी ज्यादा है। अब एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा है तो रिएक्शन को वो एनर्जी अचीव करने में समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो रिएक्शन होगी स्लो। लेकिन अगर कोई तरकीब, अगर यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दी जाए, डिक्रीज कर दी जाए, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और यही काम कौन करता है, एंजाइम करता है। तो रिएक्शन को फास्ट करवाता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये इसका फंडा है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझते हैं। हमने अभी बेसिक बात कर ली, अब विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझते हैं। ग्राफ समझने के लिए हम पहले एक्शन करवा, यहां पर एक सबस्ट्रेट, यहां पर एक सबस्ट्रेट है, एंजाइम है ये हमारा प्रेजेंट, और इससे हमें बनाना है। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या चल रहा है इसकी कहानी। एंजाइम्स रहेगा और ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, कहां पर हम लिख देते हैं भाई, हमें पता है एक्टिव साइट में ये बाइंड करेगा, और यहां पर ये बनेगा एक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने। फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। यानी कि जब यहां पर पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे तो ये इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। और फिर फाइनली यहां पर प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम हो जाएगा विथ विथ आप कह सकते हो वेकेंट एक्टिव साइट और नया सबस्ट्रेट बाइंड करना, ये तैयार फिर से नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब ये और ये शुरुआत और आखिरी, बीच में जो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बने हैं या कंपाउंड बने हैं, यहां पर हमको पूरी कहानी समझ। ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिएंट स्टेट होते हैं। अब ये ट्रांजिएंट स्टेट मतलब दे आर फॉर्म्ड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ये ट्रांजिएंट स्टेट शॉर्ट ड्यूरेशन। अब इसमें हो क्या रहा है, अरे भाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, और ओल्ड बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, ये आपको ध्यान, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट एक मस्ट स्टेट है कि अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो किसी भी सबस्ट्रेट को इस फेज से गुजर के जाना होगा, ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट में। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, लेकिन ये होती है, और सवाल ये है कि अनस्टेबल है, हाई एनर्जी, वो हाई एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और उसी को क्या करना है, ब्रेक करना। तो ट्रांजिशन स्टेट को ही यहां पर लाना है और इस एनर्जी को अचीव करना है ताकि न्यू बॉन्ड फॉर्म हो सके ओल्ड बॉन्ड टूटने के बाद। तो ट्रांजिएंट स्टेट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो सबस्ट्रेट को इस स्टेट से होते हुए गुजर के जाना पड़ेगा, ये आपको क्लियर कट होना चाहिए। अब यहाँ पर ये हमें समझ में आ गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट यही आता है, और अगर
ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी गई, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी गई तो ये ट्रांजिएंट स्टेट जल्दी अचीव होगी, कम एनर्जी लगेगी और ये प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा। ठीक है, आइए अब हमने ये रिएक्शन तो समझ ली क्या हो रहा है, अब इसको ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं, ग्राफ में क्या चक्कर है। एक एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं, और वो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर एक्स एक्सिस और हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे, यहाँ पर स्टेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट ले लेंगे, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी या हम लोग रेट ले लेंगे, ये हम लोग देखें। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एनर्जी होगी ये सबस्ट्रेट की, कुछ सबस्ट्रेट की एनर्जी, ये रिएक्शन एनर्जी, ये रिएक्शन ट्रांजिएंट सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की एनर्जी देखोगे ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी कि जब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज, और इस एनर्जी, इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक, इसको क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर एनर्जी। ठीक है, अब ये हम समझना चाहते हैं, ये है ट्रांजिशन, और ये सबस्ट्रेट और इस ट्रांजिएंट स्टेट, इस ट्रांजिएंट स्टेट एनर्जी में जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। और कोई भी रिएक्शन को अगर सफल होना है यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इस एनर्जी से अब हमारा एंजाइम क्या करता है, हमारा एंजाइम क्या करता है, इस ये कर दिया है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, ये 2 हो गया, अगर उसको हम लोग 1 मान लें तो यहां आप देख सकते हैं। अब ये ट्रांजिएंट स्टेट एक मस्ट स्टेट है, क्यों कि अगर आपको चेंजेस चाहिए, आपको प्रोडक्ट बनाना है तो इस स्टेज से तो एक रिएक्शन को गुजरना पड़ेगा। तो कोई भी रिएक्शन हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो, चाहे एंडोथर्मिक हो, स्पॉन्टेनियस, हमेशा ये स्टेट तो आएगी ही आएगी। और ये स्टेट कैसी होगी, हाई एनर्जी वाली, अनस्टेबल होगी, और यहीं पर सारा चेंजेस होगा, ये आपको ध्यान। अब यहां पर हमारे एंजाइम ने क्या किया, अगर हम लोग बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर क्या है, हाई, और ये रिएक्शन कैसी होगी, नॉन एंजाइमेटिक। और जब हमने यहां पर एंजाइम डाल दिया, ये देख सकते हो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, लो है, दिस इज एंजाइमेटिक। ये आपको बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, जो प्रोडक्ट जो जल्दी मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, एक्टिवेशन एनर्जी लो होने के कारण। ये आपको ध्यान रखना है ग्राफ के बारे में, इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये चीज को मिलेगा ट्रांजिएंट स्टेट और ये सारा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये एंजाइम अपना काम करता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपको क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है कैसे ये एंजाइम जो है यहाँ पर काम करता है, ये आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज जरूर याद रखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी तो हमेशा ज्यादा ही हो, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के मुकाबले। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी में भी डिफरेंस दिख रहा है, प्रोडक्ट की कम है, सबस्ट्रेट की ज्यादा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर चीज होने वाली है, इसलिए ये ग्राफ किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपको ध्यान इस तरीके, ठीक है। तो ये तरीका होता है एंजाइम को, आप कह सकते हो काम करने का तरीका, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राफ अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिख रही है तो नॉन एंजाइमेटिक है और वो रिएक्शन उसका स्लो होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम दिख रही है वो फास्ट होगा और वो एंजाइम। ये आपको क्लियर कट रहनी चाहिए। इस लेक्चर में हम तक यही मैकेनिज्म तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की, तब तक